Hello, viewers. So today we have Zafran with us, who has cleared Enrolled Agent Part 1 and Part 3, and also QuickBooks bookkeeping course. So many congratulations, Zafran. How are you feeling? I'm happy, ma'am. I'm feeling very good. ठीक है. So Zafran, आपको AKPIs के बारे में किस तरीके से पता चला था? मैम बेसिकली तो मैं 2024 से सर को फॉलो कर रहा था। सडनली मैं मीन्स सीए ड्रॉप आउट हुई। ग्रेजुएशन 2021 में क्लियर किया। फिर उसके बाद कुछ मीन्स आगे हायर स्टडीज के लिए मैंने देखा कि मुझे सीए करना चाहिए, तो मैंने सीए में एडमिशन लिया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो 2024 में रैंडमली मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्पेशलाइज कोर्स करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इनकम टैक्स पसंद है, तो क्या इनकम टैक्स के अंदर कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स है? तो मुझे एकेपीएस के बारे में मालूम पड़ा, शमी सर के बारे में मालूम पड़ा कि एक एनरोल एजेंट करके एक कोर्स है यूएस बेस का। तो ये एकेपीएस वो क्लासेस प्रोवाइड करती है। तो उस बारे में मैंने शमी सर के लेक्चर्स देखे, एनरोल एजेंट से रिलेटेड डेमो लेक्चर्स देखे। फिर 2024 एंड दिसंबर तक मैंने एनरोल कर लिया था कोर्स। लेकिन मैंने स्टडी स्टार्ट नहीं की थी, और क्योंकि मेरा जॉब भी था साथ साथ में, तो मैं फुल टाइम स्टडी अगस्त 2025 से मैंने स्टार्ट की थी अपनी। और अभी मैंने जैन में फेब में मैंने ये पार्ट 1 एंड पार्ट 3 क्लियर कर लिया। और मेरा क्विक बुक सर्टिफिकेशन जो बुक कीपिंग का था वो मैंने दिसंबर में ही कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आपने अगस्त में स्टार्ट किया और विद इन 6 वीक्स यू आर एबल टू कंप्लीट 2 पार्ट्स ऑफ ईयर और आपने अपना क्विक बुक्स का बुक कीपिंग सर्टिफिकेट भी कंप्लीट कर लिया है इसमें. 6 मंथ्स के अंदर मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है. तो फिर आप शमी सर की मेंटोरशिप के बारे में बताइए कि सर की मेंटोरशिप ने आपको किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में आपको हेल्प किया. सर का मतलब सिखाने का तरीका बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा है। क्योंकि मेन चीज क्या है कि सर कोर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सर बोलते हैं कि आप पहले बेसिक मजबूत कर लो, फिर आप एडवांस पे जाना। और मेन खेल ये एग्जाम के अंदर बेसिक नॉलेज का ही है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आप इजीली एडवांस कंसेप्ट भी इजीली समझ सकते हो। तो सर मोस्ट प्रोबेबली सर के जो बेसिक लेक्चर्स थे ना वो बहुत हेल्पफुल थे। बेसिक्स प्लस सर के जो रिवीजन लेक्चर थे वो बहुत हेल्पफुल थे। और मेन लेक्चर में तो हम पूरा कंसेप्ट समझ ही लेते थे, लेकिन अगर बेसिक आपका एक प्रॉपरली क्लियर है तो उस केस में आपको मेन लेक्चर इजीली समझ में आ जाएगा। राइट, सो वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया जो फंडामेंटल्स प्रोवाइड करता है, जो आपके बेसिक लेक्चर्स है. राइट, तो यस आपका यस। पूरा बेसिक्स क्लियर आउट होगा, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द मेन लेक्चर्स. ठीक है. यस तो डेफिनेटली। वो आपको लगता है कि जैसे जो बेसिक फंडामेंटल्स के लेक्चर्स होते हैं वो मेन आपके एग्जाम में वो बहुत हेल्पफुल रहता है कि वहां से बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं. यस मैम, जैसे कि सर ने खुद बोला हुआ है कि भाई बेसिक्स के अंदर से आपको मोस्ट प्रोबेबली 50 60 70% तक क्वेश्चन डायरेक्टली मिलते हैं। और ये ट्रू है, ये सही बात है सर की। कि वो आपको बेसिक क्वेश्चन, आपको अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई टॉपिक समझ भी नहीं आ रहा है ठीक से, तो अगर आपने उसका बेसिक लेक्चर भी देखा है और आपको बेसिक ओवरव्यू समझ में आएगा तो आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। बिल्कुल. हाँ, एमसीक्यू फॉर एग्जांपल, अब जैसे आपके मेन लेक्चर्स होते हैं तो साइड बाय साइड एकेपीएस आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करता है. तो मॉक टेस्ट में कितनी स्कोरिंग थी आपकी और उस मॉक टेस्ट ने आपको किस तरीके से हेल्प किया? मॉक टेस्ट में तो मैम मैं बताऊँ तो मेरा स्कोर कुछ ज्यादा खास नहीं था। तो फिर भी मैं क्या करता था कि जैसे क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए मेरे, तो टाइम पे मैं क्वेश्चंस को पढ़ लेता था। और उसके जो नीचे नोट्स दिए रहते हैं ना, तो वो समझता था कि मेरी क्या गलती है। तो उस हिसाब से मैं एक नोट्स मैंने एक बुक बनाई हुई थी, तो उसके अंदर मैं सारे पॉइंट्स लिखता था साइड बाय साइड कि हाँ ये क्वेश्चन में ये गलती हुई है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो क्या 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 कीवर्ड ढूंढना है वो क्वेश्चन के अंदर हमें। उस हिसाब से मॉक टेस्ट ने बहुत हेल्पफुल किया। और प्लस सर के जो 14 आवर्स के जो लेक्चर्स थे ना, प्लस ये सुपर 40 का मॉक टेस्ट, वो बहुत हेल्पफुल था। क्योंकि उस पे पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाता था हमारा। और एक बार वो आपने मॉक सॉल्व कर लिया ना, तो आपको एकदम पेपर इजी लगने लगेगा, आपका मेन पेपर आपको बहुत इजी लगने लगेगा। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस 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 डेफिनेटली, ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। और सर का जैसे से सर बोलते हैं कि डेली पढ़ो और डेली एमसीक्यू सॉल्व करो। और गलत हुआ बाई चांस, अगर ऐसा श्योर नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में 70 80% आ जाएगा, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम आ सकता है। लेकिन अगर आप जितनी गलतियां जितनी आपकी निकल रही है, जितनी आप मिनिमाइज करते रहोगे, उतना आपको इम्प्रूवमेंट मिलता रहेगा मॉक टेस्ट के अंदर। राइट. बाकी सर का पढ़ाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है. सर बहुत ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ पढ़ाते हैं आप.
तो वो यस चीज यस ने आपको डेफिनेटली। किस तरीके से हेल्प किया कि आपको लगता है कि जो सर पढ़ा रहे हैं कि उसी से ही क्वेश्चंस मेन एग्जाम में आ जाते हैं? सर जो की कंसेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लॉ का लैंग्वेज का मतलब कोई सेंटेंस का वो ठीक से समझ नहीं आए, तो सर एक्सप्लेन करते थे कि इसका मतलब ऐसे होगा। नट शेल जो सर वर्ड यूज करते हैं ना, नट शेल, तो उसके अंदर से हम नोट कर लेते थे कि हाँ सर ने जो नट शेल वाला वर्ड यूज किया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल के तौर में हमको याद रहता था कि हाँ ऐसे ऐसे। और सर जो एग्जाम्पल देते थे वो तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल देते थे, इजीली समझ में आ जाते थे। ऐसा लगता था कि मतलब बड़े से बड़ा कंसेप्ट भी सर एकदम ये क्या कर बोलते हैं, समराइज करके एकदम फुल्ली एक्सप्लेन कर लेते थे कि हाँ देखो इसके अंदर ये कीवर्ड है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, ये लॉ लगाना है, ये लॉजिक लगाना है, इस बेस पे आपका आंसर आ जाएगा। तो विद इन लाइक 6 मंथ्स आपने ये के 2 पार्ट्स क्लियर आउट कर लिए हैं, तो क्या डिफिकल्टी किस मतलब जगह आपको ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? बेसिकली तो मैम पहले तो मैं बहुत डर रहा था एग्जाम देने के लिए, क्योंकि सर ने जैसा बोला था कि आपको अगर मॉक में 80%, 75-80% नहीं आएगा तो आप एग्जाम मत देना, ये वो। पर मुझे थोड़ा ये जॉब का मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो उस वजह से मैंने सोचा कि नहीं एक बार दे के देख लेते हैं क्या इशू आएगा। तो मैंने एग्जाम फॉर्म भर दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 3 का। मेरी पढ़ाई रेगुलरली स्टार्ट थी, लेकिन मेरा मॉक में उतना स्कोर आ नहीं रहा था। मतलब चैप्टर वाइज में मेरे स्कोर्स आ रहे थे, इम्प्रूव हो रहे थे, लेकिन फुल मॉक में मेरे स्कोर नहीं आ रहे थे। तो फिर भी मैंने ट्राई किया, और मैंने जैसा आप कहा कि जो मुझसे गलतियां होती थी तो मैं वो नोट कर लेता था कि क्या गलतियां हो रही है। तो उस बेस के ऊपर मैं पूरा प्रिपरेशन मैंने किया, फिर जाके मैंने एग्जाम दिया, और पेरेंट्स की ब्लेसिंग से, सर्स की ब्लेसिंग से मेरा दोनों पार्ट क्लियर हो गया। बोल रहे हो कि मेरे मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा मैं पास नहीं कर पाता था या मेरे कम नंबर्स आते थे, तो जैसे हमारे इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग सेशंस वाला है कि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो सर इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट, तो कितना डिफिकल्ट होता था सर के साथ उस पार्ट पे कनेक्ट करना? डिफिकल्ट तो है मैम, क्योंकि सर भी एक वर्किंग प्रोफेशनल है और प्लस फैकल्टी भी है, तो उनके पास भी टाइम का थोड़ा शॉर्टेज रहता है। हम स्टूडेंट क्या है कि हम डायरेक्ट सर फुल टाइम फैकल्टी तो है नहीं कि डायरेक्ट हम व्हाट्सएप पे जाके सर को मैसेज कर सके कि सर ये डाउट ये क्लियर कर दो। तो थोड़ा तकलीफ था, लेकिन सर ने एक बताया हुआ था कि आपको 90% तो हम बता देंगे, लेकिन 10% आपको खुद से कोशिश करनी पड़ेगी। तो राइट। मुझे कोई डाउट रहता था ना, तो सर से क्लियर करने से पहले मैं खुद गूगल करता था, रिसर्च करता था उसके बारे में, थोड़ा चैट जीपीटी यूज कर लेता था, गूगल जेमिना यूज कर लेता था, कोर कंसेप्ट समझ लेता था। फिर अगर मुझे लगता था कि हाँ मेरा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है, तो फिर मैं डाउट नहीं पूछता था। हाँ लेकिन अगर मुझे लगता था तो फिर मैं कोशिश करता था डाउट पूछने की। मोस्ट प्रोबेबली तो सर ने जिस तरह से कंसेप्ट बताए थे वो क्लास में ही सॉल्व हो जाते थे। 1-2% अगर कुछ बच जाता था तो आप, सर ने खुद बताया हुआ था कि खुद से रिसर्च करना सीखो। खुद से रिसर्च करना नहीं सीखोगे तो आगे आपको इम्प्रूवमेंट कैसे मिलेगा? फिर उस हिसाब फिर टेक्स्ट के अंदर पूरा लॉ है, टेक्स्ट पूरा लॉ से बना हुआ है, तो उस हिसाब से आपको खुद से पढ़ के समझ में आना चाहिए क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या उस लॉ मेकर क्या बोलना चाहते हैं ये पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। कि इसके अलावा हमारे रिवीजन लेक्चर्स भी होते हैं जो एग्जाम से पहले सर एक रिवीजन लेक्चर करवाते हैं, तो वो रिवीजन लेक्चर ने यस, किस तरीके से आपको हेल्प किया? वो मैम वो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे लेक्चर है। 14 आवर्स की जो सुपर ये वाले क्लासेस थे वो सबसे बेस्ट सर के थे। और कंसेप्ट मैं क्या करता था कि सर ने जैसा बताया हुआ था कि मेन लेक्चर देख लो, मेन लेक्चर देखने के बाद आपने सारे मॉक टेस्ट दे दिए चैप्टर वाइज, तो आप एक बार रिवीजन लेक्चर देख लो, तो उससे क्या आपके की कंसेप्ट रिवाइज हो जाते थे। और मैं एग्जाम से एक दिन पहले, मैंने वैसे तो पूरा पढ़ लिया था, लेकिन एग्जाम से एक दिन या 2 दिन पहले मैंने सिर्फ 14 आवर्स के लेक्चर अच्छे से पढ़े, और की कंसेप्ट जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, 14 आवर लेक्चर के अलावा भी मुझे जो कंसेप्ट मुझे लग रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं ये भूल जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लिमिट्स रहती थी, क्रेडिट्स की लिमिट रहती थी, ये सब थी, तो फिर वो मैं लर्न कर लेता था और मैं याद रखता था कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। 14 आवर्स के लेक्चर प्लस ये पार्ट 1 के 14 आवर्स के लेक्चर, और ये पार्ट 3 के जो 2 आवर्स के लेक्चर थे ना बहुत अच्छे थे, क्योंकि पूरा कोर कंसेप्ट सर ने एक्सप्लेन कर दिया था उसके अंदर। और सर बोलते भी थे कि ये अच्छे से कर लिया तो फिर ये आपको इजीली पास करने में हेल्प कर देगा। ठीक है। सो जफरान, जैसे आपने विद इन 6 मंथ्स यू आर एबल टू कंप्लीट EA 1 एंड EA Part 3, तो कोई टिप्स हैं जो आप अपना हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं कि जो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल लगी हो कि इस तरीके से अगर मैंने
रिवाइज किया तो आई एम एबल टू क्लियर द एग्जाम इन सच शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो कोई टिप्स जो आप दे सको? मैम सिंपल प्रोसेस है, जैसे सर खुद बोलते हैं कि डेली पढ़ो, जो जो जैसे जैसे लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ सर का पढ़ा के, डिसिप्लिन तो रेगुलरिटी उसी इज दिन वेरी आप इंपॉर्टेंट। यस यस डेफिनेटली, क्योंकि मेन कैसा है कि फिर वो आगे जाके बर्डन क्रिएट हो जाता है कि यार मुझे, मतलब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि 5 टॉपिक 5 लेक्चर्स है, तो आप अगर डेली डेली एक लेक्चर भी फिनिश करोगे तो आपको आपको इजी पड़ेगा बाद में रिवाइज करने के लिए। और आप एक साथ 5 लेक्चर लेके बैठोगे तो फिर आपको बर्डन फील होगा कि यार ये क्या है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, इस वजह से। ठीक है। सो जफरान, ओवरऑल आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा AKPIS के साथ, और हमारी मेरा मेंटोरशिप ने आपको एक्सपीरियंस किस तरीके से हेल्प आउट किया? मेरा एक्सपीरियंस में वंडरफुल था सर के साथ। जो सर की जो टीचिंग्स थी, सर के सिखाने का तरीका, प्लस अमन मैम जो बुक कीपिंग को होस्ट करवाते, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे सारे कंसेप्ट। इवन अभी मैंने टर्बोटेक्स के भी लेक्चर्स देखे हुए हैं अमन मैम के, उसके अंदर भी, क्योंकि अमन मैम कनेक्ट करवाते हैं, शमी सर कनेक्ट करवाते हैं कंसेप्ट से कि आपको इस तरह से कंसेप्ट, किस तरह से कंसेप्ट को विजुलाइज करना है, किस तरह से आपको कंसेप्ट अपने दिमाग में फिट रखना है कि हाँ अगर ये इस तरह से कुछ होता है इन फ्यूचर, तो आप किस तरह से कोई क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अगर क्विक बुक्स और एनरोल्ड एजेंट दोनों की ही बात करूं तो इनकी लेक्चर क्वालिटी आपको किस तरीके की लगी हमारी, और प्लस अमन मैम और ऑब्वियसली शमी सर की मेंटोरशिप? लेक्चर क्वालिटी तो वंडरफुल है, कुछ मतलब कुछ वही कोई जवाब ही नहीं है उसका, क्योंकि सर, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बोला कि सर का कंसेप्ट सिखाने का तरीका बहुत औरों से बहुत अलग है। तो सर ऐसा लगता है कि सर जैसे कि आप समझ लो कि छोटे बच्चे को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, उस तरह से सर एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल सर ये नहीं बेसिक्स। देखते कि बहुत बहुत बेसिक से, पहले सर बेसिक्स क्लियर करवाते, अमन मैम भी सेम, पहले बेसिक्स क्लियर करवाएंगे फिर जाके एडवांस क्लियर करवाएंगे। ये राइट। नहीं कि आपको पहले ही एडवांस के कंसेप्ट समझा दे और मोस्ट प्रोबेबली बच्चों को ठीक से समझ में भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि उनका बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है। ठीक है। ठीक है सफरान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड मेनी मेनी मैम, congratulations to you and all the very best for your future. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much.